Hello students, so today we will talk about chapter number 5, the age of the Veds. Okay students, so all of you have heard that Veds were written over 3000 year ago. ये अपन सबको पता है बेटा कि वेद कब लिखे गए हैं, आज से 3000 year back. ठीक है, वेद आर वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल टू अस. लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पुराना सोर्स हमारे पास वेद ही है. ठीक है, द पीरियड ड्यूरिंग विच दे वर रिटन इज नोन एज एज ऑफ वैदिक पीरियड और एज ऑफ वेद्स और वैदिक पीरियड. जिस पर्टिकुलर पीरियड में वेद्स लिखे गए हैं बेटा, द पीरियड ड्यूरिंग विच दे वर रिटन इज नोन एज वैदिक पीरियड और द एज ऑफ वेद्स. ओके स्टूडेंट्स, द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज. क्या मतलब होता है बेटा वर्ड वेद का? नॉलेज. अब कुछ लोग इसको वेदा वेदा बोलेंगे, तो वेदा नहीं है भाई, वो वेद ही है. ठीक है, वो तो ब्रिटिशर्स का क्या बोले हैं, वो वर्ड वेद ही है. ठीक है, तो द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज. वेद का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉलेज. क्या होता है बच्चा? नॉलेज. ठीक है, there are four Veds: Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved and Atharva Ved. Okay, they contain hymns in praise of God and Goddess. मंत्र लिखे गए हैं बहुत सारे. ठीक है, और वो मंत्र किसको प्रेज कर रहे हैं? गॉड और गॉडेसेस को. ठीक है, these hymns were recited एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर कैसे हुए बेटा? रिसाइट करके, बोल बोल के. ठीक है, जब आप उनको मंदिरों में रिसाइट करते थे, गाते थे, उनका भजन करते थे वो मंत्रों का, तो वो मंत्र वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होते गए. सिंस द वेद आर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द पीरियड इज नोन एज द वैदिक एज. और ये पीरियड कब से कब तक था स्टूडेंट्स? 1500 से स्टार्ट होके 600 BC पे खत्म हुआ. जैसे जीरो, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो जीरो के बाद आज हम कहाँ पहुंच गए? 2021 पे पहुंच गए बच्चा. पर वेद कब से लिखना चालू हो गए थे? 1500 में इनका लिखना चालू हो गया था. और कब तक लिखी गई है? 600. और इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वैदिक एज. क्या बोलते हैं बेटा? वैदिक एज. अगर हम वेदों में ओल्डेस्ट वेद की बात करें तो ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद. कौन सा वेद स्टूडेंट्स? ऋग्वेद. अप्रॉक्सीमेटली इसको कंपोज किया गया है 3500 ईयर अगो. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स. इसमें 10 मंडल्स हैं और आप 10 बुक्स बोल सकते हो, जिसमें कि 1028 हाइम्स है, श्लोक्स है, श्लोक नहीं सॉरी मंत्र है. दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स. डिफरेंट गॉड्स की में यहाँ पर प्रे किया गया है. जैसे इंद्र रेन के गॉड है, स्टॉर्म के और वॉर के, तीनों के कौन गॉड है बेटा? कौन है? इंद्र. अग्नि फायर गॉड, वरुण स्काई गॉड, और मेनी अदर्स, बहुत सारे ऐसे गॉड्स जिनको प्रेस करते हुए उसमें क्या लिखे गए हैं बेटा? मंत्र लिखे गए हैं. द हाइम्स वर कंपोज इन वैदिक संस्कृत. जो संस्कृत आज आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो संस्कृत बहुत ईजी है, पर थोड़ी सी टफ थी वैदिक संस्कृत. जो प्रीस्ट थे वो रिसाइट करते थे हाइम्स को, और स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब उनका जो टीचर है, प्रीस्ट है, वो रिसाइट कर रहा है तब वो उसको वहीं पर लर्न कर लें. ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ वैदिक पीरियड. तो बेटा वैदिक पीरियड को भी अनर्थ कर लिया है हम लोगों ने. एक्सकवेशंस हुए हैं कहाँ कहाँ पर? हस्तिनापुर में और अतरंजखेरा में. तो अतरंजखेरा और हस्तिनापुर में जो एक्सकवेशन जो डिगिंग हुई है उसमें हमको एक डिफरेंट टाइप की पॉटरी मिली है. जैसे ग्रेवेयर्स, ब्लैक एंड रेड, एक मिनट, ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिले हैं. ठीक है, और ये सब कहाँ मिला है हमको बेटा? गंगा वैली में. ठीक है, तो दिस पोइट्री टेल्स अस वेरियस थिंग अबाउट द लाइफ ऑफ वेद. ठीक है, कि जिस टाइम में वेद कंपोज किए गए होंगे उस टाइम की लाइफ को बताते हैं हमारे पॉट्स. दिस पीपल्स आर जनरली रेफर्ड टू एज आर्यंस. इन्हीं लोगों को क्या बोला बेटा? आर्यंस. अगर हम डेली लाइफ की बात करें बेटा तो पीपल वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ट्राइब्स. बहुत सारी ट्राइब्स थी जिसमें लोग डिवाइडेड थे, और जो ट्राइब थी उनको हम क्या बोलते थे? जन. ठीक है, हर ट्राइब का एक पर्टिकुलर एरिया होता था जिसमें बहुत सारे विलेजेस होते थे.
हर ट्राइब का एक किंग या राजा होता था, जिसको आप चीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड द किंग्स पोजीशन इज नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। ऐसे नहीं होगा जैसे आज होता है कि मतलब जो मिडिवल पीरियड में हुआ, या जो हमारे इंडियन किंग्स ने लेटर पीरियड में किया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दिस वॉज नॉट लाइक दैट टाइम किंग वॉज सेलेक्टेड। किंग को सेलेक्ट किया जाता था उसकी ब्रेवरी के हिसाब से। एंड इसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होती थी। ब्रेव अगर कोई पर्सन है तो वो उस पर्टिकुलर ट्राइब का चीफ बन जाएगा। और जो जो किंग्स होते थे उनकी लाइफ लेटर किंग्स की तरह नहीं हुई, बाद में आने वाले किंग्स की तरह नहीं हुई। जैसे बाद में जो किंग आए उन्होंने अपनी पोजीशन को हेरिडेटरी रखा, बड़े बड़े पैलेसेस बनाए। बट यहाँ के जो किंग होते थे उनके पास कोई बड़े बड़े पैलेसेस नहीं थे, बहुत लार्ज आर्मी नहीं थी। देयर कंट्रोल वॉज ओवर अ लिमिटेड एरिया। एक स्मॉल एरिया तक ही इनका कंट्रोल होता था। सो स्टूडेंट्स, टू टाइप की असेंबलीज होती थी उस टाइम में। टू टाइप की असेंबलीज होती थी, सभा और समिति। जो सभा होती थी प्रोबेबली वो किसकी होती थी बेटा, एल्डर्स की होती थी, इंपॉर्टेंट पीपल की होती थी। और जो जैसे सभा है तो सारे जो बूढ़े लोग होंगे, एल्डर लोग होंगे, वो आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करेंगे। समिति जनरल असेंबली होती थी जिसमें सारे लोग इकट्ठे होते थे, एक जन के, एक विलेज के। पीपल अटेंडेड दिस असेंबली एंड डिस्कस द इशूज। सब लोग इकट्ठे होकर इशूज को डिस्कस करते थे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी कभी किसी समिति में गए हैं? अगर गए हैं तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस इशू पे उस समिति में उस टाइम में डिस्कशन हो रहा था। अब अगर आप बात करें बेटा कैटल और हॉर्सेस की, तो कैटल और हॉर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस पीरियड का, ठीक है। अगर हम ऋग्वेद की बात करिए, so Rigved contains various hymns in which people asking to God that please bless us with cattle and horses। हे भगवान, हमारे पास बहुत सारे कैटल्स हों, बहुत सारे हॉर्सेज हों, लोगों के पास कैटल्स हो, लोगों के पास हॉर्सेज हों। ऐसी बात ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र बोलते हैं। मतलब अब देखो, कैटल और हॉर्सेज इंपॉर्टेंट रहे होंगे तभी तो उनकी बात कहाँ लिखी गई है, ऋग्वेद में लिखी गई है। सो बेटा उस टाइम के जितने भी हाउस होल्ड होते थे वो सारे के सारे हाउस होल्ड्स के पास क्या होती थी, नंबर ऑफ काउज। तो अगर आपके पास काऊ होगे तो डेयरी प्रोडक्ट होंगे, बटर, घी बहुत पॉपुलर था उस टाइम में। सूरा एक टाइप का लिकर था जो फेस्टिव ओकेशंस पे, कॉमन फेस्टिवल्स जब आते थे तब आप शूरा ड्रिंक करते थे, एक लिकर था। और दूसरा था सोम। तो सोम कैसे बनता था, मिल्क में एक रेयर प्लांट कहाँ होता था बेटा, माउंटेनियस रीजन पे एक रेयर प्लांट होता था। तो लोग उस रेयर प्लांट से को ले में से जो भी कुछ औषधि औषधि क्या बोलोगे, जो प्रोडक्ट मिलता था उसको मिल्क के साथ मिलाते थे। और कौन सी सेरेमनीज पे ड्रिंक करते थे बेटा, उसको रिलीजियस सेरेमनीज पे। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ, थिंक एंड आंसर, व्हाई वर काउज वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। क्यों काउज को इतना इंपॉर्टेंस दिया होगा? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सब समझेंगे। काउ इतना कुछ देती है, सारे डेयरी प्रोडक्ट हमको दे रही है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होगी ना। हॉर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हॉर्सेस की क्या इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स, इनको योग किया जाता था किसमें, चैरियट में। हॉर्स का काम क्या था, चैरियट को पुल करना। चैरियट मतलब रथ, है ना। तो बैटल फील्ड में आप लोगों ने भी बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें भी आप लोग देखते हैं ना कि जो अमरेंद्र बाहुबली होते हैं वो घोड़े पे बैठ के ही जाते हैं। तो चैरियट को पुल करना हॉर्सेस का काम था। बैटल फील्ड में हॉर्सेस का काम बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और बहुत सारे वॉर तो उस टाइम में सिर्फ किसके लिए हो जाते थे स्टूडेंट्स, कैटल के लिए, हॉर्सेस के लिए। और लैंड कैटल के अंदर क्या आएगा, काउ, गॉड, बफेलोस। काउस के लिए, बफेलोस के लिए, हॉर्सेस के लिए, लैंड के लिए बहुत सारे वॉर हो जाते थे। पीपल बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे और ऑफरिंग्स देते थे किसको, डिफरेंट गॉड्स को। जो प्रीस्ट होते थे वो ये सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, जिसमें कि सेक्रीफाइस होता था। किसका सेक्रीफाइस होता था, काउ, हॉर्स का, सॉरी 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 पीपल, सॉरी जो प्रीस्ट होता था वो बहुत सारी रिचुअल को परफॉर्म करता था, ठीक है। और सेक्रीफाइस भी करता था वो प्रीस्ट। अब क्योंकि वो इतने सारे रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है, तो उसको गिफ्ट में क्या मिलता था, क्लॉथ, गोल्ड, काउ, हॉर्सेस। तो इस तरीके से भैया प्रीस्ट की तो चांदी चांदी थी। मतलब नॉन पर्सनालिटी हुआ करते थे उस टाइप के ब्राह्मण। किंग भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था जिसमें कि कॉमन पीपल भी आ सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे, उस रिलीजियस सेरेमनी को, सेक्रीफाइसेस को देख सकते थे।
In the course of time, rituals become so important that every important event was preceded by an elaborate ritual. थोड़े टाइम के बाद तो रिचुअल बेटा इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि हर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के पहले कुछ ना कुछ रिचुअल आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे. अब हम ऑक्यूपेशन की बात करें बेटा, तो एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग दो मेन ऑक्यूपेशन थे. या तो आप खेती करोगे, आपके पास बहुत सारे कैटल्स होंगे. दूसरे जो कॉमन ऑक्यूपेशंस थे वो थे चैरियट मेकिंग, रथ बनाओ, पोट्री बनाओ, वीविंग करो मतलब कपड़ा बनाओ, धागा बनाओ, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाओ, मेटल, कारपेंट्री, टैनिंग, फिशिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस थे जिसमें लोग अपने आप को इंगेज रखते थे. अब बेटा जो प्रीस्ट था ना, प्रीस्ट का तो बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड हुआ करता था प्रीस्ट, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ती तो प्रीस्ट डॉक्टर बन जाता. जब भी कोई इल होता तो वही ब्राह्मण, वही प्रीस्ट क्या बन जाता, डॉक्टर बन जाता. रिचुअल्स, रिलीजियस सेरेमनी तो परफॉर्म करवाना प्रीस्ट का काम था ही ब्राह्मण का. प्रीस्ट टीचर भी बन जाता था. ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम भी ब्राह्मण्स के पास था. वेद का नॉलेज चिल्ड्रन को कौन देता था, प्रीस्ट. दे ऑल्सो हैड कंसिडरेबल नॉलेज अबाउट मेडिसिनल हर्ब, उनको मेडिसिनल हर्ब्स का नॉलेज भी था. तो कोई बीमार पड़ जाए तो वही डॉक्टर बन जाए, वही टीचर, वही रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करवाते थे. अब अगर स्टूडेंट्स हम ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं तो उस टाइम में ऑर्नामेंट्स मैन एंड वुमेन दोनों ही पहनते थे. ठीक है बेटा, आप लोगों ने देखा था कि जो महाराणा प्रताप या तानाजी या जोधा अकबर, ऐसी कोई भी मूवी देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा ना, तो क्वींस तो ज्वेलरी पहनती थी पर जो किंग होता था वो भी बहुत सारी ज्वेलरीज को पहनता था. देखा होगा ना, जिसने देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे. यस, वेद ऑल्सो मेक रेफरेंस टू फुटवेयर, वेद में फुटवेयर के लिए भी लिखा गया. इट मीन्स उस टाइम में शूज, बैलीज और स्लीपर्स ये भी चलती थी. ठीक है, दास एंड दस्यूज. सो स्टूडेंट्स, जब आप और ज़्यादा हिस्ट्री को डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया के जो मेन नेटिव थे वो दास और दस्यूज ही थे. ये जो आर्यंस थे ये नॉर्थ इंडियन वाले पार्ट से, स्टेपीज वाले रीजन, स्टेपीज कहाँ पर है, रशिया, रशिया वाले रीजन से, स्टेपीज वाले रीजन से कहीं ना कहीं ये इंडिया में आए. कौन लोग आए बेटा, आर्यंस. और ये आर्यंस ने जो हमारे जो मेन नेटिव थे उनको पीछे की तरफ सदर्न इंडिया की तरफ धकेल दिया और खुद यहाँ पर रूल करने लग गए. ठीक है, तो जो दास दस्यूज थे उनका काम क्या था, बिसाइड्स आर्यन के अलावा एक अनदर ग्रुप भी था जिसको आप दास या दस्यु बोलते हो. इनका कल्चर बहुत डिफरेंट था आर्यन से. इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी. बहुत सारे दास को तो आर्यंस ने क्या किया, एनस्लेव कर लिया, मतलब उनको परमानेंट दास और दासी बना दिया. बाद में जाके फिर उनको क्या बोला गया, स्लेव, गुलाम बोला गया. तो जो स्लेव होते थे उनका काम क्या होता था बेटा, जो भी मास्टर ऑर्डर देगा वो सारे काम स्लेव को करने पड़ते थे, चाहे वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि स्लेव मीन्स यू आर अ थिंग. आप सिटीजन नहीं रहते, आप थिंग हो जाते हैं. उस टाइम में आपको खरीदा और बेच दिया जाता है. बेटा जिस टाइम में वेद कंपोज हुए हैं, देयर वर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जिस टाइम में वेद कंपोज हो रहे थे उसी टाइम में बहुत ज़्यादा इंडिया के दूसरे पार्ट्स में डेवलपमेंट हो रहा था. अब हम बात करेंगे पहले इनाम गांव की. किसकी बात करेंगे बेटा, इनाम गांव की. इनाम गांव कहाँ पर है स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में. कहाँ पर है इनाम गांव, महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, इनाम गांव इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट. चालकोलिथिक अगर सेटलमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र एक लार्जेस्ट सेटलमेंट है इंडिया में. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट it has been estimated that one time about 1,000 people may have lived here. ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पर लगभग 1,000 लोग रहते थे. The settlement lasted for over 900 years. लगभग 900 years ये settlement रहा. कब से कब तक बेटा, 1500 BC से स्टार्ट होके 600 BC पे तक चला. मतलब वही वैदिक पीरियड, जितना भी वैदिक पीरियड चला, जिस पीरियड में वेद लिखे गए, उसी टाइम में इनाम गांव में चालकोलिथिक सेटलमेंट थे. ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, इनाम गांव की लोकेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है. और ये जो भी सेटलमेंट थे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1000 पीपल वहाँ पर रहते थे. 900 का कंप्लीट पीरियड रहा इनाम गांव के सेटलमेंट का. 1500 से स्टार्ट होके 600 BC पे ख़त्म हुआ. आर्कियोलॉजिकल फाउंड्स, एज मेनी एज 134 मड हाउसेस मिले हैं.
कहाँ पर? जब इनाम गांव का एक्सकवेशन हुआ, when the archaeologists started excavation of Inam Gaon, approximately 134 mud houses have been found. Most of most are in rectangular. They have two, one or two rooms. देखो रेक्टेंगुलर शेप के थे, किसी में एक रूम था, किसी में दो रूम थे, ठीक है। पर कुछ में 5 रूम्स भी मिले हैं स्टूडेंट्स। कितने रूम मिले हैं बेटा? 5 रूम्स भी मिले हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाउस थे, किसी में 1 रूम, किसी में 2 रूम, किसी में 5 रूम। तो ऐसे बोला जाता है कि जो जितना बड़ा था वो किसका हुआ करता होगा, हो सकता है रूलिंग चीफ का हो, जिसके अंदर 5 रूम हो। नेक्स्ट टू दिस हाउस इज अ ग्रेनरी। हाउस के पास ग्रेनरी थी। द चीफ में हैव कलेक्टेड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड स्टोर्ड इट हियर। जो जो घर मिला जिसमें 5 रूम थे, उस 5 रूम वाले घर में बिठा, उसके पड़ोस में, ये तो 6 बना दिए मैंने, पर उसके उसमें 5 थे। सो वट एवर नेक्स्ट हाउस वी हैव आफ्टर चीफ हाउस, देयर इज अ ग्रेनरी। और ग्रेनरी में इट मे बी कि जो चीफ होगा वो लोगों से क्या करता होगा, ग्रेन्स को कलेक्ट करता होगा और यहाँ पर स्टोर करके रखता होगा। ओवल शेप पिट हैव बीन फाउंड इनसाइड मोस्ट ऑफ द हाउसेज। हर घर में ओवल शेप पिट मिला है। तो इट मे बी कि पिट क्या होता है? ऐसे गड्ढा खोद देना। पिट मतलब क्या होता है बेटा? गड्ढा खोद देना। तो ये जो ओवल शेप का पिट मिला है, तो उनको ऐसे लगता है कि इट वॉज यूज फॉर कुकिंग फूड। Similar pits have also been found outside some houses. It suggests people may have done some of their कुकिंग आउटडोर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हाउस के अंदर ओवल शेप का पिट मिलता है तो यहाँ पर कि आप यहाँ पर कुकिंग करते होंगे, बट कुछ हाउसेस के बाहर मिले हैं, इट मीन्स कुकिंग आउटडोर भी होती थी। स्टोरेज पिट्स एंड स्टोरेज बीन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। स्टोरेज पिट्स भी मिले हैं, स्टोरेज बीन्स भी मिली हैं, मीन्स डस्टबिन का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर था। सो स्टूडेंट्स, आर्यंस की जो लैंग्वेज थी, जिसको हम संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस फैमिली से आती है? इंडो यूरोपियन फैमिली से आती है। संस्कृत बिलोंग्स फ्रॉम इंडो यूरोपियन फैमिली। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज हिंदी, असमी, गुजराती, बांग्ला एंड उड़िया, एज वेल एज सम world language such as English, German, Persian, Latin are also belongs from Indo-European language. So if somebody asks you from where India belongs, which family Hindi belongs to, तो Hindi belongs from Indo-European. German, English, Hindi, Gujarati, Bangla, these all belongs from Indo-European family. अब इनमें कंपैरिजन बताया है। अगर कंपैरिजन में सिर्फ आप किसको छोड़ दो बेटा, गुजराती को छोड़ दो, तो एग्जैक्टली मात्र, माँ, संस्कृत में मात्र, हिंदी में माँ, असमी में माँ, बांग्ला में माँ, ओडिया में माँ, इंग्लिश में मदर, जर्मन में मटर, पर्शियन में मदर एंड लैटिन में मेटर, ये बोला जाता था। मतलब माँ, मम्मी, माँ वर्ड से स्टार्ट हुआ, सिर्फ गुजराती में बा बोला। लाइक फादर के लिए भी आप मैक्सिमम जगह पूछोगे तो जैसे पिदार, फटर, फादर, मतलब बीबी बीबी और पी का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का कनेक्शन था ये सारी लैंग्वेजेस में। माँ को देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा, पापा को देख के तो कहीं बी, कहीं डी, कहीं पी यूज़ हुआ है, पर मदर को देख कर समझ जाओ कि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी थी। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से बहुत सारे पोट्री और स्टोन टूल्स भी मिले हैं। क्या मिला है इनाम गांव से? पोट्री मिली है, स्टोन टूल्स मिले हैं। मोस्ट ऑफ द पॉट्स आर रेड इन कलर। जो पॉट्स हैं उनके ऊपर रेड कलर किया गया है। सम हैव ब्लैक डिजाइंस ऑन देम, कुछ के ऊपर ब्लैक डिजाइन भी बना गया है। स्टोन टूल्स में हैव बीन यूज्ड टू चॉप ट्रीज। और स्टूडेंट्स, जो स्टोन टूल्स होते थे, इट मे बी दैट दे हैव बीन यूज्ड टू चॉप ट्रीज, बॉन मीट, स्किन एनिमल्स, मीट को कट करने के लिए, एनिमल स्किन को कट करने के लिए ये टूल्स का यूज हो सकता है, स्टोन टूल्स का यूज होता हो। द पीपल ऑफ इनाम गांव मेड आर्टिफैक्ट ऑफ कॉपर। दे वर नोइंग द यूज ऑफ कॉपर, सो दे वर मेकिंग व्हाट? कॉपर आर्टिफैक्ट्स। From where they were extracting or getting copper? From Rajasthan. They all were getting copper from Rajasthan. However, only very few tools like drills, tongs, fish hooks, arrowhead, and ornaments, bead, bangle, ankles of copper have been found. मतलब पायल
बैंगल्स बीड्स तो ठीक है, पायल भी कॉपर की मिली है। एरो हैट, फिश हुक, ड्रिल्स मिले हैं कॉपर के। परहैप्स इट मीन्स दैट कॉपर वॉज नॉट इजीली अवेलेबल। इतना कम कॉपर का सामान मिला है तो ऐसे लगता है कि हो सकता है कॉपर बहुत इजीली नहीं मिलता हो। बेसिकली फ्रॉम वेयर द पीपल ऑफ इनाम गांव गेटिंग कॉपर फ्रॉम राजस्थान। So students, beads of terracotta, semi-precious stone and ivory have also been found. टेराकोटा मतलब मिट्टी से, सेमी प्रीशियस स्टोन मतलब जो पत्थर होंगे उनसे, आइवरी मतलब जो हाथी का दांत होता है उससे, उसके बीट्स बनाए गए। बीट्स मतलब मोती होता है। कुछ मोती शी सेल्स भी बनाए गए। दिस सजेस्ट दैट पीपल ऑफ इनाम गांव ट्रेडेड विथ पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। मीन्स इनका जो ट्रेडिंग था वो दूसरे पार्ट से भी हुआ करता था। न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स हैव बीन फाउंड इन इनाम गांव। बहुत सारे टेराकोटा के फिगर्स भी मिले इनाम गांव में। सम हैड बीन बेक्ड, कुछ को तो बेक भी किया गया है। हार्डन इन क्ले ओवन से उनको क्ले ओवन में रख के हार्ड किया गया है। सम ऑफ एनिमल फिगर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एज अ टॉय। कुछ एनिमल फिगर्स टॉय के फॉर्म में भी हमको मिले हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे भी मिले हैं बेटा जिनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। मेनी फिगर्स ऑफ बुल हैव बीन फाउंड। बहुत सारे बुल मिले हैं। पीपल प्रोबेबली वर्शिप द बुल। ऐसे हो सकता है कि बुल की पूजा की जाती हो। परहैप्स दे ऑल्सो वर्शिप द फीमेल गॉडेस। फीमेल गॉडेस को भी पूछते थे। बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ क्ले बुल अलॉन्ग विद द फीमेल फिगर। फीमेल फिगर के साथ क्या मिला है बेटा? क्ले बुल भी वहाँ पर मिला है। अब हम बात करेंगे सीड्स की। सीड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल बोन्स आर amongst the other important finds। बहुत सारे सीड्स, बहुत सारे एनिमल के बोन भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग का पार्ट है। दिस गिव्स अस एन आइडिया of the kind of food that people ate। सो स्टूडेंट्स, ये जो फाइंडिंग है किसकी फाइंडिंग बेटा? सीड्स की या एनिमल बोन की। इससे पता चलता है कि फूड किस टाइप का वो लोग लेते थे। क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, पीस, ग्राम, बीन्स वर ग्रोन। लेंटिल्स, पीस, ग्राम मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप थे क्योंकि यहाँ पर बार्ले, लेंटिल्स, पीस, ग्राम हर टाइप को ये ग्रो कर रहे हैं। मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो पार्ट ऑफ डेली डाइट। मतलब इन सबको तो वो खाते ही थे, साथ में मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट भी वो लोग लेते थे। अब डिक्लाइन कैसे हुआ बेटा? इन द लास्ट फेज ऑफ द सेटलमेंट द पीपल ऑफ इनाम गांव सीम टू हैव बीन फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स। देखो डिक्लाइन कैसे हुआ इनाम गांव में। जो 900 साल तक जो सिविलाइजेशन रही वो कैसे एकदम से डिक्लाइन कर गई? तो उसके डिक्लाइन का रीज़न ये था कि शॉर्टेज हुई रेनफॉल की। रेनफॉल थोड़ी सी कम हुई। सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो गई। दैट टाइम दे वर नॉट नोइंग अबाउट हाउ टू इंड्यूस फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स। सो एक एक टाइम के बाद फर्टिलिटी सॉइल की लूज करी जाती है। पीपल ने रिलाई किया हंटिंग और गैदरिंग पे। और हंटिंग और गैदरिंग बेटा एक टाइम के बाद फ्रूटफुल नहीं है। एक टाइम के बाद आप सारे फ्रूट्स को गैदर कर लोगे, सारे एनिमल्स को हंट कर लोगे, फिर क्या बचेगा? और हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया गया हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो। इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेज वी फाइंड स्मॉल सर्कुलर हट्स। फिर धीरे धीरे ऐसे पता चला कि उन लोगों ने रेक्टेंगुलर हाउस बनाने बंद कर दिया और सर्कुलर हट्स बनाने लग गए।